तो सबसे पहले देखते हैं ऑडिबिलिटी फाइन है सर? आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एक थोड़ा-सा टॉपिक वाइज़ कि क्या-क्या इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? तो हालाँकि ये कंटेंट जो है, हो सकता है कुछ ऐड अप भी हो जाए इसमें। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो बेसिकली इस तरीके से डिफाइंड है। पहले है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फर्दर डिवाइडेड है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दूसरा है आपका लेविस एसिड बेस रिएक्शन, लेविस एसिड बेस रिएक्शन। लेविस एसिड बेस रिएक्शन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन है, फर्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, एंड सेकेंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। इसके बाद दूसरा ऑफिशियल टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके बाद हम लोग थर्ड रिएक्शन टाइप बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आपका दो मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन आएगा। एक होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो कंटेंट है ये जस्ट लाइक अ मेनू कार्ड है। अभी हम लोग इसमें कुछ-कुछ और ऐड कर लेंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएँगे तो, ठीक है? तो इसको देख के मेनू कार्ड को देख के खाना का टेस्ट का अंदाज़ा मत लगाइएगा, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स भी हो सकता है और विदाउट रिडॉक्स भी हो सकता है। तो इसलिए बोले कि आप मेनू कार्ड देख के खाना का टेस्ट का अंदाज़ा नहीं लगाइएगा। इसमें ये रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टिकुलर रिएक्शन सिर्फ़ उसी में हो, कहीं और भी हो सकता है, ठीक है? सर ये कॉन्ट्रपोर्शन और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन किसमें होगा? बिल्कुल आएगा, सारा आएगा, सारा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब इसमें थोड़ा-सा स्पेस हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में इसमें हो सकता है कि कुछ कंटेंट में और हम लोग ऐड करें। तो सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब पहले समझिए, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना वर्ड को समझेंगे, बायो में अगर वर्ड को समझेंगे, तो आपका ना आधा काम वहीं खत्म हो जाएगा, एटलीस्ट केमिस्ट्री वाला पोर्शन में या बायो वाला पोर्शन में। जैसे आप हिंदी मीनिंग समझ लेंगे, किसी का क्या नाम होता है, अवशोषण क्रिया, तो वो समझ रहे हैं कि अवशोषित हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इस टाइप से मीनिंग जो है ना उसका, वो बहुत साइंटिफिकली रखा गया है नाम उसका, और नाम से ही उसका बहुत कुछ पता चल जाता है। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, फेनोमेना ऑफ ब्रेकिंग। तो ये है हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ
वाटर, मतलब वाटर को ही ब्रेक करना है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो कैसे ब्रेक होगा और कैसे रिएक्शन करेगा ये हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक और बात बताते हैं, वो है कि अगर मेरे पास आयनिक और कोवेलेंट दो टाइप का रिएक्टेंट हो जिसको हम वाटर से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड है मेरा आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं डाइबोरेन B2H6, तो BH3 या B2H6 उसका डाइमर जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, इसके ग्रुप में पढ़े थे, कोवेलेंट कंपाउंड है ये, ठीक है। तो अब वाटर की बात करते हैं। तो वाटर जो है आपका दोनों तरीके से काम कर सकता है, आयनिक और कोवेलेंट दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो वाटर अगर आयनिक तरीके से काम करे तो ये H प्लस और OH माइनस का मिक्सचर होता है, और अगर वाटर कोवेलेंट के तरीके से बात काम करे तो ये H2O एक लेविस एसिड जैसा बिहेव करता है, H2O लेविस एसिड के जैसा बिहेव करता है। जैसे कि अल्कोहल के केस में H प्लस, यहाँ पे कार्बन के केस में अगर हम H2O यहाँ पर ऐड करते हैं, आप देखेंगे, आप पहले भी देख चुके हैं, तो ये क्या होता है H2O प्लस बन जाता है, अपना लोन पेयर देखे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस H प्लस करता है तो C के साथ OH जुड़ जाता है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे C प्लस पे OH माइनस डायरेक्ट ऐड करा दें तो हमारा ये सेकेंड स्टेप का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये COH डायरेक्ट बन जाएगा। तो दोनों तरीके से वाटर रिएक्शन कर सकता है, ये हो गया कोवेलेंट फॉर्म में, ये हो गया आयनिक फॉर्म में। ये एक बेकार सा एग्जाम्पल था जिसका यहाँ पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए दिया गया। तो को B2H6 में जो अटैकिंग मॉलिक्यूल होगा वो होगा आपका वाटर, और ये करेगा किस पे, लेविस एसिड पे। यहाँ पे आपका एक वैकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस पे ये लोन पेयर अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आयन इंटरचेंज रिएक्शन होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा ये आयन इंटरचेंज रिएक्शन होगा, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। और यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, यहाँ पे वही हाइड्रोलिसिस लेविस एसिड बेस रिएक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? अब आ जाते हैं पूरे मैदान में तैयारी के साथ। तो हमारा जो इसका एग्जाम्पल्स है वो यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का फर्स्ट पार्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक, बिल्कुल लॉजिक से जाएंगे, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पेन पेपर तैयार रखिएगा और नोट करते जाइएगा। नहीं नोट करिएगा तो 100% बात है कि क्लास खत्म होने के बाद आप 50% भी ध्यान नहीं रख पाइएगा, और अगर आप नोट करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 70-80% आपको याद रह जाएगा। सेकेंड अटेम्प्ट एक बार और करिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा, लेकिन नोट करना बहुत जरूरी है। तो इसको जब आप रिएक्शन कराते हो वाटर से, तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड में वाटर भी आयनिक जैसा बिहेव करता है, और प्लस को माइनस और माइनस को प्लस जाके ये इंटरचेंज हो जाता है, यानी X के साथ हो जाएगा आपका OH, और Y चला जाएगा H के साथ और बना देगा HY। आप यहाँ ब्रैकेट हटा भी सकते हो, वो OH का पार्ट था इसलिए ब्रैकेट लगा दिए थे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन हो रहा है आयन इंटरचेंज रिएक्शन, आयन इंटरचेंज रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आयन इंटरचेंज रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, तो पहला रिएक्शन है, आप इसको भी टाइप कर लीजिए, इसको भी टाइप कर लीजिए। पहला आप कराइए ऑक्साइड के साथ, किसी का भी ऑक्साइड के साथ। तो इसका एग्जांपल आप लीजिए, इसका एग्जांपल आप लीजिए Na2O। NO2O का आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये बेसिकली H2O ना लिख के हम H प्लस OH माइनस ही लिखते हैं, यही तो वाटर है।
इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो प्लस कौन है, माइनस कौन है। अब कंप्लीट करिए आयन से, उसको कंप्लीट करिएगा तो Na के साथ चला जाएगा आपका OH, 2 मोल है, रिएक्शन बैलेंस पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और HOH को आप कराइएगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, Na के साथ गया OH, और O के साथ जो आएगा मेरा क्या आएगा, वाटर आएगा, मतलब ये O के साथ आएगा क्या, मेरा आएगा प्लस वाला H प्लस आएगा, यानी OH माइनस आएगा, तो OH माइनस तो ये NaOH में है ही, तो यही प्रोडक्ट आपका होगा, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस अभी करा नहीं रहे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक दूसरा लिए, इसमें वाटर डाल रहे हैं तो H प्लस OH माइनस, इसमें अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। वेरी इजी, समझ नहीं रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्या किए, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो प्लस को माइनस किए तो Na के साथ OH चला गया, और H के साथ जो है मेरा क्या आ जाएगा, O आएगा। H के साथ O दीजिएगा तो अगर 2 H दे रहे हैं तो H2O बन जाएगा, 1 दे रहे हैं तो OH माइनस बन रहा है, तो OH माइनस ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, H2O ऑलरेडी आपका इस साइड प्रेजेंट है, तो रिएक्शन रिएक्टेंट से कट जाएगा। इधर आप 2 मोल लीजिएगा तो इधर 1 मोल बनेगा तो कट जाएगा, इधर 3 मोल लिए इधर 1 मोल बना तो उससे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, सिमिलरली अगर एग्जांपल हम लें कैल्शियम ऑक्साइड का, तो जल्दी से प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम, इसको बोलते हैं क्या, लाइम, क्विक लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको क्या बोलते हैं सुजल, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, और स्लैग्ड लाइम को फर्दर अगर वाटर डाल दें तो क्या बनता है, कौन बताएगा, लाइम पर वेरी गुड, तो ये होता है मिल्क ऑफ लाइम, और ये हो जाता है व्हाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, और फर्दर इसको और एक्सेस वाटर में डाल दीजिएगा, तब जो बिल्कुल डिल्यूटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा उसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं, चूना पानी। दूसरा एग्जांपल यहाँ देखिए, ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस देखिए, आप क्या देखेंगे, नाइट्राइड का देखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, किसका हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। आयनिक कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस में कैसे ट्रीट होगा, वाटर H प्लस OH माइनस के तरीके से ट्रीट होगा, क्या रिएक्शन होगा, आयन इंटरचेंज रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑक्साइड में क्या रिएक्शन हुआ, हाइड्रोक्साइड बन गया, देखिए अभी रिएक्शन आयन इंटरचेंज में। नाइट्राइड में क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आपका मेटल पे +X ऑक्सीडेशन स्टेट है और नाइट्रोजन पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मेटल नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाइए तो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसको, इसका इसको, ये हो जाएगा M3NX, फॉर्मूला होगा इसका। तो M3NX को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, M3NX को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होने वाला है, M3 पे है X प्लस, और ये होगा प्लस, ये हो गया माइनस, तो कौन किस में जाने वाला है, नाइट्रोजन में है 3 माइनस तो इसको दे दो 3 हाइड्रोजन, M पे है X प्लस तो इसको X दे दो माइनस, तो आपका बन जाएगा MOH X प्लस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ भी माइनस था, ये यहाँ भी X प्लस है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये आयन इंटरचेंज रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब एग्जांपल से इसको और क्लियर समझते हैं, तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो अमोनिया बना वो क्या बना, गैसियस फेज में बना, अमोनिया गैसियस फेज में बना, और बाकी सब गैसियस फेज में नहीं है, सिर्फ अमोनिया गैसियस फेज में है। तो इस मेथड को यूज किया जा सकता है किसमें, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है,
कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, बड़ा इजी है, समझना बहुत ही आसान है। इसको आप हाइड्रोलाइसिस किए हो, H2O से रिएक्शन करा रहे हो, तो बनेगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। देखिए X की जगह पे 3 कर दीजिए, नाइट्रोजन को 3 कर दीजिए आप, अमोनिया आपका बन गया। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो अमोनिया बना है इसका नेचर क्या है, बेसिक गैस है। अमोनिया क्या है, बेसिक गैस है ना। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करिएगा तो बनेगा AlOH होल 3 और आपको बनेगा NH3 गैस। ठीक है, जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ये नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है। नेटवर्क सॉलिड कौन कौन होता है, क्या खासियत होता है, ये अभी आने वाले समय में आपको पता चलेगा। किस तरीके से नेटवर्क सॉलिड कुछ कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से ये थोड़ा स्टेबल ज्यादा होता है, तो कुछ कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पर भी नेटवर्क सॉलिड होने के वजह से मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लेकिन इसका हीटिंग कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। नेटवर्क सॉलिड्स जितने भी होते हैं वो सेल्फ स्टेबलाइज्ड होते हैं, जिसके वजह से उनका रिएक्शन उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्सटर्नल हीट का जरूरत होता है, तो ये रिएक्शन हीट के साथ होगा। बहुत इजी है याद रखना, कोई रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको बनेगा ये बेसिक एमाइड यानी अमोनिया। अभी इसका और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस का। नाइट्राइड ले लिए, आप फॉस्फाइड लेते हैं, तो पैटर्न पकड़िए। नाइट्राइड में कौन सा गैस निकला, नाइट्राइड में कौन सा गैस निकला, अमोनिया गैस। फॉस्फाइड में कौन सा गैस निकलेगा, PH3 गैस, फॉस्फीन गैस निकलेगा ना, निकलेगा ना बेटा। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी मेटल फॉस्फाइड को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होने वाला है, मेटल है प्लस, तो आपको बनेगा मेटल के साथ OH, हाइड्रोलिसिस हुआ इसका, X ऑक्सीडेशन स्टेट है, और P के साथ, P का -3 था, यहाँ भी -3 है, अमोनिया बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा। तो जो नाइट्रोजन NH3 गैस था ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ज्यादा बेसिक था। अमोनिया जो है ये वीक बेसिक गैस है, वीक बेस गैस है। सबका प्रॉपर्टी भी पढ़ाते जा रहे हैं आपको, जैसे अमोनिया और PH3 का कंपैरिजन भी आप सीखिए, है ना। आप जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जैसे ऊपर जाएंगे सबका हाइड्रोजन का बेसिसिटी डिक्रीज होता जाएगा। उसी चीज को ये दिखा रहा है, उसी पैटर्न को दिखा रहा है, बेसिसिटी डिक्रीज हो गया, है ना। अभी आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर से, Ca3P2, कैल्शियम का 2 है तो वो P में चला गया, और P का 3 है तो C में आ गया, है ना। ऐसे ही ना कंपाउंड बनाते हैं बेटा, AB, इसका वैलेंसी X, इसका Y, तो कंपाउंड बनाएंगे, इंटरचेंज कर देंगे तो बन जाएगा AY और BX। इसी तरीके से फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, यहाँ पे भी वही तरीका है। Ca3P2, आपको कैल्शियम फॉस्फाइड का पता नहीं है फॉर्मूला, आप वैलेंसी के बेसिस पे लिख सकते हो। Ca3P2, फॉस्फाइड का वैलेंसी -3, कैल्शियम का वैलेंसी +2। हाइड्रोलिसिस किए तो क्या बनेगा, CaOH होल 2। आप इन्वॉल्व होइए, बात करते रहिए, बताते रहिए, क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होइए, तो आपको फटाफट याद होता जाएगा। तो बन गया आपका फॉस्फीन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक सोडियम क्लोराइड का, जो इससे नहीं है, एक अलग एग्जांपल है, यहाँ पे रिलेवेंट है इसलिए बता रहे। तो ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या करेगा। सोडियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप समझो कि सोडियम क्लोराइड किसका सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है NaOH और HCl का, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है ये। स्ट्रॉन्ग बेस को फ्यूचर में Sb और स्ट्रॉन्ग एसिड को फ्यूचर में Sa लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको लिख दे रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम से समझ लीजिएगा Sb और Sa का क्या मतलब है।
तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या है ना बेटा कि ये आपका Na+ और +Cl-, यहाँ पे जो वाटर होगा हाइड्रोलिसिस होगा वो इस फॉर्म में ही रहेगा, यानी ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, एक्स और वाई फॉर्म में। तो इसको Na+ एक्वस बोलते हैं, Na+ एक्वस बोलते हैं और Cl- भी एक्वस बोलते हैं। ठीक है, एक अलग सा एग्जांपल आपको देखने को मिला जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रल सॉल्ट हो, और यहाँ पर आप देखो क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे आपका क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे आप देखो तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और NH3 है, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें ये वीक बेस है। तो वो सॉल्यूशन जो है आपका न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो रिएक्शन अलग तरीके से हुआ। वेरी गुड। अभी हम लोग आते हैं फोर्थ, थर्ड तो शायद हो गया था, फोर्थ पे आते हैं और वो है कार्बाइड। तो कार्बाइड का रिएक्शन तो आप लोग ग्रुप पढ़ने के टाइम पे भी पढ़ चुके थे। कार्बाइड से क्या क्या बनता था बेटा, एसिटिलीन भी बनता था, मीथेन भी बनता था, जिसको मिथेनाइड और एसिटिलाइड बोलते थे, याद है ना। ऐसा कार्बाइड जो मीथेन देता था उसको मिथेनाइड, और जो कार्बाइड एसिटिलीन देता था हाइड्रोलिसिस पे उसको एसिटिलाइड बोलते थे ना। तो इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल से हम लोग उसको याद करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, Be2C बेरियम कार्बाइड। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2+2, तो यहाँ से कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा -4। अब आप यहाँ पे कर दो HOH, माइनस और प्लस, तो चला गया आपका प्लस वाला किस पे, कार्बन पे, और माइनस वाला चला गया बेरिलियम पे, तो आपका बन गया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बन गया CH4। जितना उसको चार्ज का जरूरत है उतना H+ आप दे दीजिए, तो ये हो गया आपका मीथेन गैस। तो बेरियम कार्बाइड इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड मिथेनाइड, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसको मिथेनाइड बोलते हैं। और कार्बाइड भी जो हम लोग पढ़े थे वहां पे 2 टाइप का पढ़े थे ना, कौन सा, आयनिक कार्बाइड और कोवेलेंट कार्बाइड, याद रखिएगा, पढ़े थे वहां पे। दूसरा रिएक्शन है Mg2C3, इसमें मैग्नीशियम है +2, और कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा, जल्दी से बोलिए। मैग्नीशियम कार्बाइड में कार्बन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 3C मिलके कितना, 3C मिलके -4, पूरा पूरा पे लिख देते हैं, 3C मिलके -4, ये कितना हो जाएगा, इसका चार्ज हो गया +4, 2 मिलके इसका चार्ज -4, तो 3C मिलके -4 लिख रहे हैं, तो -4/3 होगा, यहाँ पे -4/3 होगा, है ना। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये इस तरीके से आपका बनेगा, ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस तरीके से अरेंज हो सकता है वो आप देखिए, ये होता है C3H4, 3C में 4 हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो इस तरीके से जब कंपाउंड बनता है तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो C3H4 आपका इस तरीके से बन सकता है। तो ये का हो गया आपको, ये हो गया आपको, क्या हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। तो C3H4 बन सकता है, इसलिए ये वैलिड प्रोडक्ट है, इसके बारे में सोचने के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको हम एग्जांपल दिखाएंगे जिसमें वो बन नहीं सकता है, तो नहीं बन सकता है तो फिर उसमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, और कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो इसका और 1-2 एग्जांपल देखते हैं पहले। Al4C3, एल्यूमिनियम का +3, और कार्बन का यहाँ पे कितना होगा बेटा, 3 कार्बन पे 12, ये +12, 3 कार्बन पे -12, तो 3 कार्बन पे -12 मतलब C के साथ कितना जुटने वाला है, 3 कार्बन के साथ कितना जुटने वाला है, 12 हाइड्रोजन जुटने वाला है। 3 कार्बन के साथ यहाँ C3H12 जुटने वाला है। तो C3H12 होता है क्या, 3 कार्बन पे 12, 3 कार्बन पे 12, तो C3H12 कंपाउंड बनता है क्या, एल्केन एल्काइन तीनों हाइड्रोकार्बन में C3H12 होता है क्या, नहीं होता है, तीनों में से कहीं नहीं आता है। इसका मतलब 3 पे 12 तो ये आपका इकलौता है, 1 पे 4, तो 1 पे 4 आप हाइड्रोलाइसिस करिए तो फिर मीथेन दे देगा आपको, ALOH3, और 1 पे 4 मतलब CH4। समझ रहे हैं बात को।
कैसे लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग? ये नहीं बन सकता है क्योंकि ये है नहीं। यहाँ पे ये बन सकता था, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नेक्स्ट आइए, Na2C2 सोडियम कार्बाइड। सोडियम कार्बाइड में ये बेटा कितना है? +1, 2 मिलके +2, 2 मिलके -2, 2 मिलके -2 तो 2 हाइड्रोजन उस पे जुटेगा, तो पक्का बात है एसिटिलीन बनेगा। तो यहाँ पे हो गया मेरा सोडियम के साथ जुटा OH और 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आप जोड़ना चाह रहे हो, तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यानी ये एसिटिलीन गैस हो गया। C2H2 गैस आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बाइड किस टाइप का हो गया? एसिटिलाइड टाइप का हो गया। एल्यूमिनियम कार्बाइड किस टाइप का हो गया? मिथेनाइड टाइप का हो गया। कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, ये तो एसिटिलीन गैस का लेबोरेटरी मेथड है प्रिपरेशन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम पे +2 है ना, तो 2 कार्बन पे -2, 1 कार्बन पे -1, तो 2 कार्बन पे -2 यहाँ पर रहेगा, तो 2 कार्बन पे -2 जोड़िएगा तो ऊपर वाला ही कहानी है जो ऊपर हो रहा था, तो एसिटिलीन गैस आपको बनेगा। Al3 में हाँ बेटा बोलो। सर Al4C3 में Al पे तो +4 होगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों +4 होगा बेटा एल्यूमिनियम पे? सर एल्यूमिनियम का +1 होता है तो 4 एल्यूमिनियम पे तो +4 होना चाहिए। अच्छा अच्छा, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ना होगा बेटा, सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होगा ना। चार्ज आप बोल रहे हैं, हाँ आप सही बोल रहे हैं, चार्ज उतना बोल रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ा? यहाँ पे आप 4 है और 3 है तो 12 पॉजिटिव लिए, तो यहाँ पे 12 नेगेटिव भी तो लिए हैं बेटा, तो 12 नेगेटिव बोलने का मतलब C3H12, यही तो आपको यहाँ पे समझा है कि C3 है और 12 नेगेटिव है, मतलब 12H+ उस पे जुटेगा, तो ऐसा कंपाउंड सर तो ये आप होता ही नहीं है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, कि ये 3 को एक साथ रख के करें। अगर तीनों को अलग अलग कर देते हैं तो एक C पे -4 हो जाएगा, तो -4 यानी कि ये अगर यहाँ 3 मोल है तो यहाँ 3 मोल बना देगा, अगर ये 3 है तो यहाँ 3 बना देगा, लेकिन वो इक्वेशन बैलेंसिंग में अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है सुजन? ओके सर। वेरी गुड। तो अभी हम लोग 4th पढ़ चुके हैं, अब 5th पढ़ते हैं, इसमें हाइड्राइड। हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस को एग्जांपल से समझिए, तो कैल्शियम लिए हाइड्राइड, अब इसको किए H+OH-, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? OH जाएगा इसके साथ और H+ आएगा H- के साथ, तो COH होल 2 और H+ और H- मिलके क्या बना देगा? H2 गैस। H+ और H- मिलके क्या बना देगा? H2 गैस। तो यहाँ पे है Ca+2 में, यहाँ -1 में, यहाँ -2 हाइड्रोजन है, यहाँ +1 में और यहाँ आ गया 0 में। तो एक ही रिएक्शन में यहाँ देखिए हाइड्रोजन है -1 और +1 और जा रहा है एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बेटा? जब 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक में जाता है तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सुजल? प्रोपोर्शन रिएक्शन। कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। और जब 1 से 2 में जाता है तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसी क्वेश्चन में इसको हालांकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि ये कम प्रोपोर्शन है कि क्या है, वो हम लोगों को समझे, लेकिन हम लोग तो ब्रॉडबैंड अपना लगा रहे हैं। कम प्रोपोर्शनेशन या कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हम लोग तो पूरा ब्रॉडबैंड लगाए हुए हैं अपना, कि पूरा आंख खोल के दिमाग खोल के करते हैं, एक रिएक्शन के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है जुटा सके, तो ये कम प्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, है ना। अब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है उसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, उसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं। तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्राइड और इसको बोला जाता है हाइड्रोलिथ।
ठीक है सर। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे एसिटिलीन दे उसको एसिटिलाइड है, जो मीथेन दे मिथाइलाइड, जो हाइड्रोजन दे हाइड्रोलिथ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो आप हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये समझने में भी कहीं कोई समस्या नहीं आना चाहिए। अब हम दूसरा एग्जांपल चेंज कर देते हैं, सोडियम हाइड्राइड ले लेते हैं, इसको H प्लस OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं, सेम कहानी होने वाला है। सोडियम के साथ OH माइनस, H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस आपको देगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन व्हिच इज द रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और एंटी ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता जाएगा। तो 5 हो गया। अब 6th आते हैं बेटा, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। क्या पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा? पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ये क्या है? पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड, हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग सबका हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। और ये किस टाइप का हाइड्रोलिसिस है? आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस है। आप इसको बार बार मन में रिपीट करते रहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपका ऑक्सीजन है O2, ये वाला चीज आप याद रखिएगा, जो ये ऊपर अभी लिखने जा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जहां भी पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड का किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, सिर्फ हाइड्रोलिसिस नहीं, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, वहां पे ये वाला थ्योरी बिल्कुल से काम में आता है। तो अगर O2 को आप इलेक्ट्रॉन दो तो ये बनाएगा O2 माइनस, फिर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो ये बनाएगा O2 पे 2 माइनस, फिर आप इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दिए तो ये बनाएगा O2 पे 4 माइनस। O2 पे 4 माइनस एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली है O पे -2, O पे -2। ठीक है, तो इस साइड है आपका ऑक्सीजन और इस साइड है आपका ऑक्साइड। तो देखिए, इस साइड है आपका ऑक्सीजन गैस और इस साइड है आपका ऑक्साइड। इसके बीच में O2 पे माइनस, ये हो गया सुपर ऑक्साइड, और O2 पे -2 ये हो गया आपको पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड दो इंटरमीडिएट स्टेट है जो ऑक्सीजन गैस और ऑक्साइड आयन के बीच में लाई करता है। अगर आप सुपर ऑक्साइड में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, यानी उसका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। अगर आप उसको रिड्यूस कराओगे तो फाइनली जाके वो ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है, इसका बहुत जबरदस्त यूज होता है। तो अब आप एग्जांपल से देखो, अब है आपके पास O2 पे माइनस चार्ज। तो O2 पे माइनस चार्ज जिस किसी के भी साथ होगा, आप इस पे क्या करोगे? HOH डालोगे, तो HOH में H ऐड कर लेगा वो। H कितना H ऐड करेगा? 2H ऐड करेगा, तो H2O2 बना देगा, H2O2 बना देगा। अब आप देखो, O2 पे माइनस चार्ज अगर सुपर ऑक्साइड है, उसमें अगर आप H ऐड करते हो तो एक H है तो बनेगा HO2। अब HO2 का आप जोड़ोगे तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा यहाँ पे? ऑक्सीजन का इवन और हाइड्रोजन का एक, तो ये टोटल हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अनस्टेबल होता है। आपको हम MO2 के बेसिस पे भी आगे बताएंगे कि MOT भी इसमें क्या क्या रोल करता है रिएक्शंस पे। तो ये तुरंत ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके ये बनाता है H2O2 और O2। 2 मोल ले लीजिएगा, HO2 का 2 मोल ले लीजिएगा, तो H2O2 और हाफ O2 आपको बना देगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये O2 माइनस है और यहाँ से बन रहा है O2 पे 2 माइनस और O2 पे 0, O2 पे 2 माइनस और O2 पे 0, यानी ये हो गया एक से ज्यादा में जा रहा है, ये हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस, फाइनली ये बीच वाला स्टेप हटा दीजिए क्योंकि ये तो अनस्टेबल स्टेट है, तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ पे पहुंचाइएगा। तो सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस जब भी करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा। सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस जब भी करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन दोनों आपको मिलेगा, दोनों साइड जाएगा।
आप एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स आप देखिए। तो Na2O2, NO2O2 का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H+OH माइनस। H+OH माइनस में आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा? NaOH और H+ किसके साथ चला गया? 2 H+ चला गया 2 O2 -2 के साथ। O2 पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। 2 O2 पे चार्ज लिखने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखे अभी, चार्ज लिख रहे हैं। तो चार्ज नीचे लिख देते हैं ताकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट से कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो गया -2। तो 2 माइनस है तो 2 H+ को एब्जॉर्ब करेगा। रिएक्शन बैलेंस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्शन एक क्वेश्चन ये। हाँ सर। सर, ये जो पैरोक्साइड सर वो बनता है जिसका सर कैटायन का साइज जो सर ऑक्सीजन से बड़ा होता है बहुत ज्यादा, जैसे पोटेशियम, लिथियम, सीसियम, वो सब बनाते हैं सुपर ऑक्साइड सर, क्योंकि उनका साइज हाँ, बहुत एक्सेस होता है, इसीलिए वो सर वो तीनों बना सकते हैं। मगर सर हाइड्रोजन मतलब HO2 कैसे बन सकता है सर? एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। मतलब इतना छोटा होता है हाइड्रोजन का रेडिया है, तो पॉसिबल कैसे है सुपर ऑक्साइड बनना हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का सुपर ऑक्साइड, यस सर। हाइड्रोजन का सुपर ऑक्साइड। यस सर। हाँ, तो कहाँ बनाया बेटा? उसको तो लिख रहे हैं ना कि वो ब्रेक कर जा रहा है। आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो चीजों को। तो ये प्रोडक्ट हम लिखे हैं क्या? हम प्रोडक्ट लिखे क्या कि सुपर हाइड्रोजन का सुपर ऑक्साइड बन जाएगा? यहाँ पे ये आंसर लिखे हैं क्या? सर तो लेकिन ये एक लॉजिकल स्टेप है, ये रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट है, ये एक लॉजिकल स्टेप है कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये तुरंत ब्रेक करके ये दे दिया। तो रिएक्टेंट आपका ये है, प्रोडक्ट आपका ये है। कहाँ हम बोल रहे हैं कि ये हो रहा है? ये तो आपको समझने का मेथड बता रहे हैं। कार्बोकेटाइन आप प्रोडक्ट में लिखते हो क्या? एल्काइल हैलाइड का प्रोडक्ट में कार्बोकेटाइन लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो ना। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में तो कार्बोकेटाइन आता है ना। देखो यहाँ पे लिखे क्या? पोटेशियम हाइड्रोजन का लिखे HO2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड लिखे क्या? नहीं लिखे। सुपर ऑक्साइड बनता लेकिन यहाँ पे, लेकिन वो ब्रेक होके H2O2 और O2 में आपको मिला। सेवेंथ, आर्सेनाइड। आर्सेनाइड इज AS3 माइनस। Na3AS, सोडियम आर्सेनाइड। हाइड्रोजन HOH, H+OH माइनस, जिसका जितना वैलेंसी है H+OH माइनस से बैलेंस कर दीजिए। Na का एक वैलेंसी है, एक OH माइनस। AS का तीन वैलेंसी है, 3 H+, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे भी -3 है। तो इससे AS H3 आपको बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए। सल्फाइड S-2। S-2 में एग्जाम्पल लीजिए मैग्नीशियम सल्फाइड का Mg+2 S-2, इसको करेंगे HOH तो क्या बनने वाला है? MgOH2 है ना। और क्या बनने वाला है सर? S के साथ क्या बनने वाला है? H2S। वेरी गुड। दूसरा टाइप आ जाइए बेटा। यहाँ A पढ़े थे हम लोग, इस रिएक्शन यहाँ शुरू किए थे हाइड्रोलाइसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब B आते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। Hydrolysis of covalent compound is quite interesting than hydrolysis of ionic compound.
आयनिक कंपाउंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा था, बिल्कुल आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट तो क्या बताया था आपको कि यहाँ पे H2O जो है लोन पेयर है इसके पास, तो ये कैसा रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा लेविस बेस की तरह से, लेविस बेस के तरीके से। अब ये उसी से रिएक्शन होगा, यानी सबका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस उसी कोवेलेंट कंपाउंड का होगा जो लेविस एसिड के तरीके से बिहेव करे। तो ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड जो लेविस एसिड हो उसी का हाइड्रोलिसिस होगा। अगर वो लेविस एसिड नहीं होगा तो कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल CCl4, CCl4 में कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, Cl Cl Cl, और कार्बन के पास नो वेकेंट ऑर्बिटल, नो वेकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इस वजह से कार्बन जो है, अब लेविस एसिड होने का क्राइटेरिया क्या है? लेविस एसिड होने का क्राइटेरिया है कि जो सेंट्रल एटम है या जो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो भी पॉजिटिव पोलैरिटी कैरी करता है, चार्ज भी छोड़ दीजिए, पोलैरिटी कैरी करता है, जैसे कि ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, जो भी पॉजिटिव पोलैरिटी कैरी करता है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब जाके ये लेविस एसिड होता है। ये लेविस एसिड होने का कंडीशन है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव कैरी कर रहा है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन के पास है, लेकिन क्लोरीन नहीं काम करेगा उसमें, जो पॉजिटिव है वो करेगा। तो इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नो रिएक्शन। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराना चाहते हैं तो लिखेंगे नो रिएक्शन। CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये चीज समझ जाइए, लेविस एसिड किसको यहाँ पे बोल रहे हैं। आप चाहिए तो लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो लेविस एसिड, है ना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, सेंटर में हो या साइड में हो उसे मतलब नहीं है, और उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, ताकि वो लोन पेयर, लेविस बेस का लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन कार्बन के जगह पे इसी का छोटा भाई सिलिकॉन, बड़ा भाई ना, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, इसी का बड़ा भाई ले लेते हैं, तो इसके पास ऑर्बिटल जो है वैकेंट हो जाता है। कार्बन है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, ये है थर्ड, कार्बन है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और सिलिकॉन है थर्ड पीरियड का। तो 3 से तो 3D स्टार्ट हो जाता है, 2 में सिर्फ 2p तक रहता है, 1 में 1s तक रहता है। तो 3D ऑर्बिटल इसका सिलिकॉन का वैकेंट है, इसलिए ये साहब हाइड्रोलिसिस कर सकता है, H2O से हाइड्रोलिसिस कर सकता है। अब हाइड्रोलिसिस कैसे करेगा उसका लॉजिक को समझ लीजिए। तो इसका भी था टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग उसी टाइप से जैसे कार्बन का है, लेकिन इसके पास H2O का लोन पेयर एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, है ना। और एक चीज आपको बता दें कि जितना भी थर्ड पीरियड ग्रुप है, थर्ड पीरियड का एटम्स है जितना भी, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी का भी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो सकता है +6 हो सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जबकि सेकेंड पीरियड में 4 ही हो सकता है, कार्बन का +4 या -4, उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर हम और एग्जांपल्स लें तो जैसे लेते हैं NF3 और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या होगा? नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? जल्दी से बताइए तो। नाइट्रोजन क्या है बेटा?
इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर नॉर्मली। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बेटा, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब क्लोरीन, तब ब्ला ब्ला ब्ला। तो फ्लोरीन इसको बना देगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इसका चार्ज होगा -1, नाइट्रोजन का चार्ज होगा +3। ध्यान रखिएगा, NH3 में नाइट्रोजन का चार्ज है -3 और NF3 में नाइट्रोजन का चार्ज है -3 +3। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन है लेकिन नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है सर, इसलिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, यहीं पे आप NCl3 ले लो तो क्या होगा, अब क्या होने वाला है? श्रेयस बोलिए, सारा इक्वेशन ही चेंज हो गया। नहीं सर, क्या अब इक्वेशन चेंज हो नाइट्रोजन गया? NCl3 के केस में अब ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव भी है और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ होगा। अब हाइड्रोलिसिस होगा तो Cl को देगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो Cl के साथ जुड़ेगा OH और एक H एक्स्ट्रा भाईचारा में रहेगा। अब ये H इलिमिनेट होगा, जैसे आप प्रोटोनेटेड अल्कोहल देखे थे बनता था, तो ये H इलिमिनेट होगा और ये H इलिमिनेट होके किस पे जाएगा? H+ के फॉर्म में, जो दूसरा पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, उस पे जाएगा। तो होगा रिएक्शन वैसे ही। यहाँ पे रिएक्शन कैसे होना था? सिलिकॉन के साथ मेरा 4 Cl था, है ना, ये Cl है। अब इसके साथ OH और एक H इस तरीके से जाएगा, लेकिन ये प्लस होने की वजह से ये रिलीज करेगा, और रिलीज करने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ से एक H+ रिलीज करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे देगा, क्योंकि सल्फर तो अपना इसको दे देगा लोन पेयर। तो यहाँ से Cl जो है नहीं, Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, जस्ट मोमेंट, यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और यहाँ से H+ इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। H का उल्टा एरो कर दिए थे इसलिए दिक्कत होता है। तो ये जैसे ही निकलेगा ये देगा, यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, S के साथ एक Cl को हटाइए, OH लगाइए, फिर आप हटाते जाइए, लगाते जाइए, हटाते जाइए, लगाते जाइए, इस तरीके से कंटिन्यूअस रिएक्शन इसका हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, ये है क्या बेसिकली HOH ही है, ये बेसिकली HOH ही है, लेकिन H+ OH- के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं सोचना है, यहाँ सोचना है लोन पेयर के मामले में। और लोन पेयर किसको जाएगा? क्लोरीन को जाएगा। तो क्लोरीन किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्लोरीन करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना। और वहां से आपका जो H+ है वो सब्स्टिट्यूट होके किस पर जाएगा? फाइनली H+ यहाँ से निकल के जाएगा नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे जाएगा H+, तो नाइट्रोजन पे जाएगा H+, और नाइट्रोजन पे जाएगा क्या बेटा? नाइट्रोजन यहाँ नेगेटिव है ना, हाँ जी नाइट्रोजन सर, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन पे जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन के साथ जाएगा H+। तो क्लोरीन को हटाते जाइएगा तो क्लोरीन सो मेनी मोल्स ऑफ NH3, अगर 3 मोल है यहाँ पे तो 3 मोल बन जाएगा और नाइट्रोजन में 3 ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है सर। सर तो इसमें मतलब कि अब जो हाँ सर, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो प्रेजेंट है सर, उसमें वो वेकेंट ऑर्बिटल सर प्रेजेंट होना पड़ेगा सर, तभी वो लुईस एसिड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इस कंपाउंड को किसी भी तरीके से लेविस एसिड होना पड़ेगा, और लेविस एसिड होने का ये क्राइटेरिया है कि वो उसमें जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो भी हो, सेंटर एटम हो कि साइड का एटम हो, कोई भी एटम हो, उसका एक ऑर्बिटल कम से कम वैकेंट होना चाहिए ताकि वो लोन पेयर दे सके। ठीक है, अगर नहीं ऐसा है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग आयनिक टाइप से सोचते तो वहां भी हाइड्रोलिसिस करा दिए रहते, लेकिन आयनिक टाइप से नहीं सोचना है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है और आपको क्लियर इसको समझना है। अब SF6 की बात सर अगर तो फिर समझेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। हाँ बेटा बोलिए। सर, तो NF3 में सर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सर, वो तो नाइट्रोजन है ना सर, और उसमें तो सर हम लोग का एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, अच्छा, नाइट्रोजन है सर, नहीं 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 आपको नहीं FON नहीं, का समझ गया सीरीज नहीं सर। दिखा है सर? नहीं नहीं, उसके नहीं सर, मैं NF3 का बात कर रहा था सर, बट उसमें भी मैं समझ गया सर। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, जी सर। वेरी गुड। अब SF6 का रिएक्शन जो है वाटर से नहीं होता है, क्योंकि S का जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं तो साइज आपका बढ़ते जा रहा है ना। तो क्या होगा इसके वजह से?
क्या होगा इसकी वजह से, आप देखिए, अब देखिए इसके वजह से SF6 में इसका ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इसका ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 लिगेंड से वो जुड़ा हुआ है, 6 ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है। अब आप क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। SF6 का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से होगा, S है, इस तरीके से होगा, 6 हो गया ना, तो यहाँ पे SF6 इस तरीके से आपका होगा। सेंट्रल SF6 इस तरीके, 12 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। क्या सेंट्रल एटम जो सिलिकॉन है सर 12 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। सिलिकॉन 12 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आप पूछ रहे हैं। ये सर मतलब 8-10 तक तो कर सकता है। सर उसका तो ऑर्बिटल के कारण सर वो कर लेगा ना सर। सुजल, ये थोड़ा हटके रिएक्शन, हटके क्वेश्चन है आपका, अभी आप इस पे रहिए, क्लास के एंड पे उस पे सर बात करेंगे, ठीक है। सर ये जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आपने दिखाया है ना सर, उसमें OH के साथ रिएक्ट किया है, उसमें सर 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिलिकॉन रिएक्ट करा है और OH 2 के साथ, तो सर आपको 2 लोन पेयर भी तो दिखाना चाहिए। किसका बेटा, ये सिलिकॉन सर का लोन पेयर? सिलिकॉन नहीं सर, सिलिकॉन और ये OH का सर आप रिएक्ट कर रहे हैं, तो सर यहाँ जो OH सर मतलब 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 लोन पेयर होगा, हाँ हाँ, तो वो कहाँ सर है इसमें स्ट्रक्चर में दिखा रहा है? मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दें, ये सर 2 है लोन ना? पेयर या तो कोवेलेंसी भी तो हो सकता है सर, मतलब क्या पता नहीं, यहाँ डबल। पे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन बनाने से इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। सर क्या पता डबल बॉन्ड बना दे, एक वही तो बोल रहे हैं कोवेलेंसी, क्या पता सिलिकॉन के साथ या हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना, मतलब सिलिकॉन के साथ डबल बॉन्ड बनाते सर, जैसे H2SO4 में होता है ना, समझ 6 गए, बना, समझ गए, वही बोल रहे हैं। समझ गए। ठीक है, दिखा दिए, आप चाह रहे थे दिखाना। तो इस केस में क्या है कि जो सल्फर है आपका, वो क्या है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ये सेकेंड पीरियड ग्रुप है, ये थर्ड पीरियड ग्रुप है, तो इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। तो अब इसके पास मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर रीच कर गया है, इसलिए ये H2O का लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, H2O का लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं तो इसका उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन है, इसका ऑलरेडी SF6 का रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये SF6 इज नॉट अ लेविस एसिड, नॉट अ लेविस एसिड। अब आइए TeF6, TeF6 का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये क्या है बेटा, उस से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली, उससे टीपो, है ना। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये क्या है, ये आपका 4th पीरियड एलिमेंट है, ऑक्सीजन सल्फर उस से टीपो, 2 3 4 5th पीरियड है। तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 6 से ज्यादा हो सकता है, अभी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये 6 से ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है, थर्ड पीरियड का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, TeF6 का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। अभी हाइड्रोलिसिस ये हम लोग पढ़े बेसिकली किस तरीके से उसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। अब हाइड्रोलिसिस में क्या क्या टाइप का प्रोडक्ट्स हो सकता है उसको सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखे, हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म सीखे कि किस तरीके से हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है। अब हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में आपको ध्यान ही है कि अगर आपका कोवेलेंट हो तो उसको लेविस एसिड होना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस होने के लिए, और अगर आयनिक है तो वहां पे H+OH होके आपका क्या होगा, सिंपली आयन एक्सचेंज रिएक्शन
हो जाएगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं एक सॉल्ट का एक्स और वाई, और एक्स वाई सॉल्ट अगर कोवेलेंट है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बन रहा है, अगर ये कोवेलेंट है तो कोवेलेंट किसके बीच रिएक्शन होने से होता है बेटा? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल अगर रिएक्शन करेगा, एनएम का फुल फॉर्म नॉन मेटल, तो फिर कोवेलेंट बनेगा। तो यहाँ से जब आप इसको वाटर से करोगे, लोन पेयर होना चाहिए, तो डेल्टा प्लस वाला क्या करेगा? OH लेगा, और ये क्या करेगा? H प्लस लेगा। वही कहानी हो रहा है यहाँ पे भी, देखिए क्या हो रहा है। ये आपका डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है। अब वाटर के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाया, अभी पॉजिटिव हुआ, और ये जो एक H था, ये H यहाँ से H प्लस बना के रिलीज हो गया, और ये H प्लस किसमें जाके ऐड हो जाएगा? Y माइनस में। तो हो वही रहा है, वो H प्लस OH माइनस का ही एडिशन हो रहा है। इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए और H प्लस OH माइनस का ही हो रहा है, लेकिन मैकेनिज्म अलग है। जैसे प्रोडक्ट जो है SN1 SN2 में सेम हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म अलग है, तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म अलग है। तो क्या होगा? आपका जो ये पार्ट है X प्लस पार्ट है, इसके साथ जुटेगा OH, और दूसरा जो पार्ट है Y पार्ट है, उसके साथ जुटेगा Y। ये सिमिलर वैसा ही देखने में लग रहा है जैसा कि आयनिक में था, लेकिन अंदर का मैकेनिज्म अलग है। तो यहाँ पे जो XOH बना बेटा, ये कैसा बना? एक नॉन मेटल है, X N मतलब नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल का ऑक्सीजन से बॉन्ड, और ऑक्सीजन का है हाइड्रोजन से बॉन्ड। तो इस तरीके के बॉन्ड को बोला जाता है ऑक्सी एसिड। तो आप यहां से देख लीजिए कि कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस से जो कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा ऑक्सी एसिड्स, वो बनेगा ऑक्सी एसिड्स। कोई समस्या नहीं है समझने में? आपको बॉन्ड बेसिस पे समझा रहे हैं कि ये बॉन्ड को ही बोलते हैं ऑक्सी एसिड। चलिए अब एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो ग्रुप 15 का कंपाउंड पहले देखते हैं। तो ग्रुप 15 में है मेरे पास N+3, N+5 और N+4। ठीक है, नाइट्रोजन जो है इस तरीके से रह सकता है। तो अगर N+3 स्टेट में नाइट्रोजन आएगा, तो जो एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा, होगा HNO2, नाइट्रस एसिड HNO2। इसमें बनेगा तो HNO3। आप देखिए, सिर्फ आपको प्रोडक्ट लिखने सिखा रहे हैं कि ये इस तरीके से रहेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 में है, तो उसका ऑक्सी एसिड क्या बनेगा, ठीक है। और अगर +4 में है, तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, +3 में है तो बना HNO2, +5 में है तो बना HNO3। देख लीजिए यहाँ पे ये +3 में है, यहाँ +5 में है। अब ये +4 में, +4 मतलब +3 और +5 दोनों का मीन कैरेक्टर, तो 2 मोल आपको लेना पड़ेगा और दोनों बनाना पड़ेगा, HNO2 और HNO3 दोनों बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस टाइप में इस समय ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ऊपर वाला नो रिडॉक्स रिएक्शन, ऊपर वाला जो था वही रह जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबका एग्जाम्पल भी आएगा। अभी आपको थ्योरी बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं। ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 आइए। सॉल्ट की बात किए थे हम लोग, कोवेलेंट सॉल्ट की बात किए थे। वो कोवेलेंट सॉल्ट ये सब हो अगर, ठीक है, तो फिर क्या हमें मिलने वाला है प्रोडक्ट, वो बता रहे हैं। अब आ रहे हैं, अच्छा एक चीज और आपको यहाँ से दिखा देंगे। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, ग्रुप 16 वाला भी लिख लेते हैं तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अगर सल्फर है मेरा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर है मेरा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और सल्फर है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका प्रोडक्ट होने जा रहा है H2SO3, इसका प्रोडक्ट होने जा रहा है H2SO4। अब ये सिमिलरली उसी तरीके से, तो 2 ले लीजिए और दोनों बना दीजिए। इससे आपको क्या बनेगा, H2SO3 और H2SO4 दोनों बनेगा। ये हो जाएगा आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सब एग्जांपल के थ्रू आएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है।
तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हो गई कि आपका है ग्रुप 15, है ना, और नाइट्रोजन +4 आप करते हैं, नाइट्रोजन पे +4 करते हैं, ठीक है। तो इस समय जो नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन है वो इवन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रुप 16 है, इसमें करते हो +5, तो ये हो जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इवन ग्रुप और उसका सॉल्ट पे हो ऑड इलेक्ट्रॉन, और अगर है ऑड नंबर वाला ग्रुप, मतलब 15 वाला ग्रुप, ऑड ग्रुप, और उस पे हो, उसके सॉल्ट पे हो इवन इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। आपको एग्जांपल यहाँ बता दिए, याद रखने का ये ट्रिक बता दिए यहाँ साइड में, कि अगर आपका, और दूसरा ट्रिक भी आपको बताए कि ये दोनों का एवरेज है तो दोनों बनाइए, ये दोनों का एवरेज है ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों बनाइए। जिस तरीके से आपको याद रहे आप याद रख सकते हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन का देखें, फास्फोरस का भी देख लेते हैं। ये सब में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। फास्फोरस +3 +5 +4, अब देखिए खुद ही आप प्रोडक्ट बोल दीजिएगा। +3 में हो जाता है H3PO3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, करके देखिए फास्फोरस का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे H3PO4 +5, अब ये दोनों का मीन है, और आप देखिए ये ग्रुप 15 है और +4 करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इवन इलेक्ट्रॉन। तो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा यानी दोनों बनेगा, तो H3PO3 भी बनेगा और H3PO4 भी बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंसिंग की बात नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ से 2 हटा देते हैं कि हो सकता है वहां 2 के बदले 4 हो, है ना, हो सकता है 2 के बदले 4 हो। सिर्फ आपको समझना है कि यहाँ पे हम 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो दोनों बनाना है, लेकिन एक्चुअली में हो सकता है कि रिएक्शन में 2 के बदले 4 भी हो। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। क्लियर है? अब देखिए मिसलेनियस, कार्बन पे है पॉजिटिव +4, इसका आप करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो आपको जो एसिड बनेगा, कौन सा एसिड, ऑक्सी एसिड, कौन सा एसिड, ऑक्सी एसिड बनेगा, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगर आपका बोरॉन है +3 तो कौन सा एसिड बनेगा, बोरिक एसिड, हाइड्रोलाइसिस से H3PO3 पढ़ चुके हैं। क्लोरीन अगर +1 स्टेट में है तो कौन सा बनेगा, HOCl, है ना। क्लोरीन के अलावा अगर यहाँ पे X हो, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों हो तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन अगर +3 है तो ये बना देगा HClO2। क्लोरीन अगर +5 है, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, सब कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा। ये जो सॉल्ट है ये दूसरा कोवेलेंट, दूसरा नॉन मेटल के साथ ही जुड़ा रहेगा और कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, और कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं और ऑक्सी एसिड ही फॉर्म कर रहे हैं सब में। किसमें कौन सा ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा, किसमें सिंगल प्रोडक्ट होगा, किसमें डबल प्रोडक्ट होगा, सब आसानी से हम लोग देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाइए HClO2 हुआ, +5 में आ जाइए तो ये हो जाएगा आपको HClO3, और +7 में आ जाइए Cl +7 में तो ये हो जाएगा आपको HClO4। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, HClO4 में Cl का है कि नहीं है, +7, ठीक है। अब इसमें देखिए अब क्या है, क्लोरीन का +1 आए, अगर यहाँ क्लोरीन +2 होता और इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते, तो क्या होता मेरे साथ, तो क्या होता। अब ये क्या है, क्लोरीन किस ग्रुप का है बेटा, किस ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है, ऑड ग्रुप का है, और +2 करिएगा तो इवन इलेक्ट्रॉन होगा, +2 करिएगा तो इवन इलेक्ट्रॉन होगा।
तो ऑड ग्रुप में इवन इलेक्ट्रॉन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किस दोनों का मीन है? इस दोनों का मीन है। 1 और 3 को जोड़िए, 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 2। तो इस दोनों का मीन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट बना दीजिए। देखिए कितना मजेदार है, HOCl + HClO2। ठीक है, अब यहाँ ये 3 और 5 है, इसके बीच में एक 4 ले लीजिए, क्लोरीन +4 है, इसका हाइड्रोलिसिस करिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? फिर से आगे आपको इवन इलेक्ट्रॉन, किस दोनों का मीन है? 5 और 3 का मीन है 4। 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4 क्या बनेगा? इस दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा HClO2। देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, एक ही क्लोरीन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। फिर इसके बीच में आ जाइए Cl + 6, फिर से इस दोनों का डिस्प्रोपोर्शनेशन का मीन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H2O करिएगा तो HClO3 + HClO4। देखिए कहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ पे डबल प्रोडक्ट बन रहा है, किसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, किसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है। सारा चीज आप एकदम चुटकी बजा के सीख सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक आप ध्यान रखिए, और बिना लिखे ये याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना है, बिना लिखे ये याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। सर ठीक है ना? Cl+4 में एक कंपाउंड सर HClO3 नहीं हो जाएगा? Cl+4 में हाँ सर एक HClO3 होगा, वो राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे तो हम पैरेंथेसिस भी बना दिए थे ना, ये इस दोनों का मीन, समझ रहे हैं सर? तो जी सर। ये जो मेथड्स है ना सर, अगर आप इसको बढ़िया से सीख गए तो आप तो मतलब जो हम लोगों का वीकेस्ट पार्ट रहता है कि हम लोग रिएक्शन को याद नहीं कर पाते हैं, वही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाएगा कि हम किसी भी रिएक्शन को फटाक से लिख सकते हैं। और यही तरीका हम ऑर्गेनिक में भी आप लोगों को करते हैं कि हम आपको क्या